हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम हमेशा इस चीज़ को मानते हैं और शायद शुरू शुरू से ये मानते चले आए हैं कि ये किसी की भी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस है। और हमेशा से धर्म के मुद्दे को और रिलीजियस चीज़ों को कंट्रोवर्शियल चश्मे के अंदर ही तौला गया है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या सच में रिलीजन किसी का पर्सनल चॉइस है? और अगर पर्सनल चॉइस है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 तक जो धर्म के आधार पर हमको जो कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनका और कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस का क्या रिलेशन है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये मुद्दा और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि एक मूवी आ रही है, हक, यामी गौतम और इमरान हाशमी की। वो मूवी भी सिर्फ इसीलिए ज़्यादा पॉइंट में है क्योंकि जो लॉ से हैं, जो लॉ पढ़ते हैं, उनको शाह बानो केस जो है वो शायद बहुत लैंडमार्क केस रहा है, जो आज भी लोग उसको याद करते हैं और बोलते हैं कि एक 62 साल की महिला ने अपने उस उम्र में और उस ईयर में, मतलब जो इसको अब 1932 में की हम बात कर रहे हैं, उस साल में, उतना पुराना समय में, जहाँ पे आज लोग अपना, आज भी महिलाएं उतनी प्रयास तो है, बहुत बदलाव हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फेस करती हैं इश्यूज़। वहाँ पे उन्होंने उस समय में अपनी आवाज़ उठाई थी और समय तो लगा, लेकिन फिर जजमेंट हुआ और जजमेंट बेहतर हुआ। लेकिन अब पॉइंट यही है कि इतना समय लग क्यों? लगभग 30 साल से ऊपर समय लग गया। 1932 का ये स्टोरी है, मतलब 1932 से ये शुरू हुआ था। और जो पूरा ट्रिपल तलाक का बिल आया है वो 2019 में आया है कि ठीक है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। इतना समय आखिर लगा क्यों और पूरी कहानी थी क्या? और इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों इतना स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है? ऐसा क्या हुआ था, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अगर पूरी स्टोरी को समराइज करें तो शाह बानो का बेसिकली 1932 में एक उनकी शादी हुई थी, और शादी हुई थी जिनसे वो वकील थे, काफ़ी अच्छे और ओहदे में थे, और रिनाउंड फैमिली से माने जाते थे। बेसिकली हुआ क्या कि काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तलाक दिया 62 साल की उम्र में। अच्छा, जिस समय तलाक मिला उस समय पर उनको 5 बच्चे भी थे, और ट्रिपल तलाक के तौर पर मिला कि वन गो में। अगर आप मूवी भी देखेंगे तो, क्योंकि मूवी तो थोड़ी थोड़ा बहुत उसमें फैक्ट्स के साथ ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल चीज़ों की बात करें तो वन गो में, क्योंकि ट्रिपल तलाक का वही चल ही रहा था कि आप वन गो में बोल सकते हैं और तलाक हो जाता है, मतलब कोई जुडिशरी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली उनको डिवोर्स दे दिया गया एट द एज ऑफ 62, जहाँ पे उनके पास 5 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी अपने साथ, और उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। और वो, अगर आप लोग फैमिलियर हैं इद्दत वर्ड से, तो इद्दत पीरियड होता है लगभग 3 महीने का। 3 महीने का भी होता है और 4 महीने का भी होता है, डिपेंड्स की डेथ या डिवोर्स के बाद मिल रहा है बेसिकली। सो यहाँ पर डिवोर्स के बाद मिल रहा था, तो 3 महीने वही जो भी बेसिक चाहिए था, पैसा वगैरह, वो दिया गया उनको। और 3 महीने के बाद अब सवाल ये उठा कि 5 बच्चों के साथ साथ वो अपनी देख रेख करेंगी कैसे, क्योंकि कैसे चलाएंगी? तो शाह बानो ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया, और उनका सबसे पहले यही था कि मेरे मेरे हक का जो अधिकार है, मेरा मेरा जो हक है या मेरा जो राइट है, उसका डिसीजन कोई कानून नहीं लेगा, बल्कि हम इस देश में रह रहे हैं तो देश का संविधान लेगा, देश की अदालत लेगी। इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए उन्होंने CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 का वर्च्यू से मेंटेनेंस क्लेम किया। 125 के अंदर एक्चुअली अगर आप जाते हैं तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या रिलीजियस बिलीव्स, आपको हर, मतलब अगर भारत में आप एक महिला हैं तो आप किसी भी कानून के अंदर का तो बात अलग है, लेकिन आपके अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल रिलीजन आप इसके अंदर जा सकते हैं और मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जब ये मेंटेनेंस क्लेम किया गया तो क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचे का, पुराने समय में तो खैर दर्जा दिया ही जा रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ इसमें। लेकिन उसके बाद इंदौर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 179 रुपीज़ का जो है वो मेंटेनेंस के तौर पर पास किया। उतना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 5 बच्चे थे, उनकी खुद की लाइफ थी, और उस उम्र के हिसाब से कहा गया कितना पैसा सफिशिएंट है, लेकिन उतना था नहीं। उसके बाद वो हाई कोर्ट अप्रोच की, हाई कोर्ट में 500 रुपये का जो है वो उसको, मतलब लगभग 180 रुपये को बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया। अगेन ये सब कुछ ठीक नहीं था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसको भी चैलेंज किया गया इन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन आया
तो मामला बिगड़ा। बेसिकली सबसे पहले तो दो चीज़ें इन क्वेश्चन आई। सबसे पहला क्या कि न्याय के सामने, न्यायपालिका के सामने भी दो चीज़ थी। ये पर्सनल लॉ है, सबको पता है, आपको भी पता है कि वक्फ पे अभी डिसीजन आया है तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ी। हर इंसान ये चाहता है और हर तबका ये चाहता है कि अगर जो धर्म है ये उनका पर्सनल, और चूंकि मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है, हम कुरान और बहुत सारे अलग अलग मौलाना, काजी और जूरिस्ट की बात या उनकी लिखी गई किताबों से उनका रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। कोडिफाइड नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं समस्या आती है, लेकिन क्योंकि लंबे समय से एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती चली आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको पता है तो इसमें अपार्ट फ्रॉम ट्रिपल तलाक हलाला को भी बैन करने की बात की गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अपने आप में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअली जिसको आप रिलीजन का अगर छोड़ भी दीजिए, मोरल ग्राउंड्स पे भी वो प्रैक्टिसेस करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि महिलाएं हिंदू या मुस्लिम धर्म की नहीं है, महिलाएं देश की हैं और महिलाओं का भी अपना अधिकार है। तो ये बात हम सिर्फ उस पर्व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुत सारी चीज़ों की बात की गई। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक एक्ट पास किया, जो एक्ट था मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट 1986 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। का हमारा मतलब कि एक आया कि भाई लेजिस्लेचर के थ्रू एक एक्ट पास करिए जिसमें महिलाओं की, प्रिसाइजली मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात की जाएगी कि अगर उनको डिवोर्स हो जाता है या डिवोर्स के बाद, और इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए जो ग्राउंड्स बिल्कुल वैसे ही थे लमसम जैसे अपने हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट में। लेकिन अब इसका पॉलिटिकल प्रूव्यू क्या था कि उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, लगभग बहुमत जो था वो 400 से ऊपर की सीट पे था। अब आज तक अगर देखा जाए, मतलब बहुत बड़ा बहुमत माना जा रहा था उस समय पे, और आज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी 400 से ऊपर सीटें जो थी वो इन्होंने होल्ड की हुई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। प्रेशर बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल, और क्योंकि मेजॉरिटी थी हमारे यहाँ, हम तो अपने आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और हमारे यहाँ अगर मेजॉरिटी की बात करिएगा तो आप यूपी जाइएगा तो आपको मुस्लिम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तो गढ़ कहा जाता है कि हर तरीके के धर्म आपको यहाँ मिलेंगे भारत में। उसी चीज़ को क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपहोल्ड जो है वो नहीं किया, मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट को बेसिकली अपहोल्ड नहीं किया। एक तरीके से देखा जाए तो शाहबानों की कोर्ट से तो जीत हो गई, लेकिन संसद से वो हार गई, क्योंकि लेजिस्लेचर के थ्रू ये चीज़ भाई गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया। अब गवर्नमेंट ने रोका क्यों? गवर्नमेंट में रोकने का क्योंकि वही बात उठ रही थी कि ये मेरा पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ के ऊपर आप कैसे नियम कायदा कानून बना सकते हैं। हम इतने समय से अपने कुरान के थ्रू, हमारे काजी के थ्रू चलता चला आ रहा था, उन्हीं के थ्रू जाएगा। कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत बहस हुई, लेकिन बाद में जो शाहबानों के वकील थे डैनियल लतीफ़ी, इनका भी एक केस अलग से फिर फॉर्म हुआ। उन्होंने वापस इसको आगे वो लेकर के गए। 2018 में बैन करने पे बात आई, जजमेंट आया, और 2019 में फाइनली ट्रिपल तलाक जो है वो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। 1932 से 2019 तक की स्टोरी है। अब आप समझिए कि समय कितना लंबा बीत गया। और इस पे आई नो बहुत सारे लोगों के बहुत मिक्स्ड व्यूज़ होंगे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल फॉर्म में आएंगे तो एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट अ वुमेन हु इज़ फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन और फ्रॉम हिंदू रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट अ वुमेन हु ऑल्सो हैज़ हर फंडामेंटल राइट्स। उसके भी खुद के अधिकार हैं, उसके भी खुद के राइट्स हैं, और वो डिज़र्व करती है, वो राइट्स उसको मिलना चाहिए। और ये इंश्योर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का नहीं है, बल्कि उस गवर्नमेंट का भी है जो गवर्नमेंट चल रही है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए महिलाओं का के लिए वेलबींग नहीं सोच सकते, और आप सिर्फ एक तबके की महिलाओं का वेलबींग नहीं सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से या कानून के हिसाब से, कानून इसीलिए जो 25 से 28 आर्टिकल दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलते हैं कि जिसका जो मन है, जो रिलीजन है आपका, जो आप प्रैक्टिस, प्रोफेस या प्रोपोगेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट वो देश की किसी भी बेसिक मोरालिटी को या डिग्निटी को हैम्पर नहीं किया जाना चाहिए। अब ये मुद्दा इसलिए भी आया क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं हर जगह, कहीं ना कहीं बिहार में इलेक्शन था अभी, और ये मूवी आई है, और अब उसके बाद फिर एक लॉ और लेजिस्लेचर यानी जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का एक वो जो ट्रांसपेरेंट कवर हमेशा से रहा है और हम एक्सपेक्ट किए हैं कि रहेगा, उस ट्रांसपेरेंट कवर में थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या डिसीजन में जो इतना समय लगा वो ठीक हुआ, या क्या जो डिसीजन लिया गया वो ठीक था, या कुछ बेहतर तरीके को अपनाया जा सकता था? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।